Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for यूपी जुडिशियल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम्स. जितने भी हमें एग्ज़ाम पेपर्स मिले थे यूपी जुडिशियल सर्विसेज के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे हम जो है डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So फ्रेंड, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और चैप्टर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5. तो टोटल 5 चैप्टर हैं. सेक्शन कितने हैं 37. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर कितने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कहाँ पर बताया गया है चैप्टर 2 में, और सेक्शन कौन सा है 3. डोमेस्टिक वायलेंस में डेफिनेशन कितने में, ऑब्वियसली सेक्शन 2 में. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है कब पास हुआ था, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी 13 सितंबर 2005 में. ओके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है एंड एक्ट 43 ऑफ 2005 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी एक्ट हो जब डेफिनेशन होगी वो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा. तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है. डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है. सेक्शन 2G है डोमेस्टिक वायलेंस, सेम मीनिंग है साइंड इन सेक्शन 3. तो सेक्शन 3 है. अब क्वेश्चन पूछ ले कि भी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन कितने में है 2G में, 2G प्लस सेक्शन 3, तो दोनों हो जाएगा बोथ वुड बी द आंसर. व्हाट डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 3 डिफाइन करता है बेसिकली, बट इसकी रेफरेंस कहाँ पर दी हुई है सेक्शन 2G में. तो पहली डेफिनेशन जो है सेक्शन 2A की है, क्या है एग्रीड पर्सन. एग्रीड पर्सन कौन होगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिस पर हुआ है. तो मीन्स एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट हु एलिजेस दैट टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट. तो देखिए जहाँ पर भी किसी लेडी पर, किसी वुमन पर जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी जो है ये नहीं लिखा गया कि इन मैरिज रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप या मैरिज जिसकी हुई है वो, यहाँ पर लिखा गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप. अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं दैट इज़ ऑल्सो आ डोमेस्टिक रिलेशनशिप. कि भाई आप जो है हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मैरिटल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी लैंडमार्क जजमेंट की जो वीडियो बनाई है वहाँ पर मैंने केस डिस्कस किया है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी. तो वो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा उसको. देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको केस भी. देखिए ये है प्रभा त्यागी 2022 की जजमेंट है. देखिए इसमें क्या हुआ कि अग्रीड पर्सन था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कुलदीप त्यागी उसके हस्बैंड थे, और उसने शादी नहीं की. तब भी जो वो है शी कंटिन्यू टू रिमेन द डॉटर इन लॉ ऑफ द रेस्पोंडेंट फैमिली. तो कमलेश देवी कौन है इसमें, मदर इन लॉ है किसकी, प्रभा त्यागी की. अब वो उस पर जो है अत्याचार कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं. तो उसमें बताया गया रिलीव वाज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ DV एक्ट फॉर इंडिपेंडेंट रेजिडेंसी विद लिबर्टी टू विजिट हर हस्बैंड्स हाउस सिंस देयर वाज नो एविडेंस टू शो दैट मैट्रिमोनियल होम ऑफ द विक्टिम वाज इन द सोल ओनरशिप ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ द विक्टिम. अगर सोल ओनरशिप है तभी उसको बाहर निकाल सकती है, अगर वो बाहर नहीं निकाल सकती बिकॉज उसमें उसके हस्बैंड का जो राइट थे अब उसके राइट्स हो गए हैं वो. तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए और भी जो केसेस हैं काफ़ी सारे. VD बनोत वर्सेस सविता बनोत, ये भी 2012 की जजमेंट है. दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन DV एक्ट. फिर कृष्णा भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2016 की. फिर सरस्वती वत्सी बाबू, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पर. तो काफ़ी केसेस इसमें रेफर किए गए हैं. इस केस को आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको काफ़ी रेफरेंस मिल जाएंगे DV एक्ट के बारे में. और इसमें केस कौन सा केस ओवररूल किया गया था, रवि दत्त वर्सेस किरण दत्त.
2018 की जजमेंट थी एक, उसको जो है ओवररूल कर दिया गया था। और इस केस में बोला गया कि इफ अ वुमन हैज द राइट टू रिजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड सेक्शन 17 एंड सच वुमन बिकम्स अग्रीड पर्सन और विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शी कैन सीक रिलीफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीवी एक्ट इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ हर राइट टू लिव इन द शेयर हाउस होल्ड। और the question that there should be subsisting domestic relationship with agreed person and the person against whom the relief is claimed. There should be a subsisting domestic relationship agreed person against whom the relief is claimed. It is not necessary that at time of filing of an application, agreed person in domestic relationship should be subsisting. In other words, even if agreed person is not in domestic relationship with the respondent in a shared household at the time of filing of the application under section 12, but has at any point of time lived so or had to right to live and been subjected to domestic violence is later subjected to domestic violence on the account of domestic relationship is entitled to file an application under section 12 of DV Act. तो मतलब अगर आप जो शेयर हाउस होल्ड में भी रह रहे हैं तब भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे आप अग्रीड पर्सन हो सकते हैं। तो एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको जरा, पढ़िए जरा, आपको नॉलेज मिलेगी। मैंने आपको बता ही दिया है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2G में इसका रेफरेंस दिया गया है किसका, सेक्शन 3 का, क्योंकि सेक्शन 3 में जो लिखा हुआ है मीनिंग वही डोमेस्टिक वायलेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, वो समझ लिया, बाकी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए चैप्टर 2 है डोमेस्टिक वायलेंस। डेफिनेशन है इसकी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट हार्म्स, इंजर्स, एंडेंजर्स हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब, वेलबींग, वेदर मेंटल और फिजिकल। ठीक है, फिर है हरास, हार्म्स, इंजर्स, एंडेंजर द एग्रीड पर्सन विद द व्यू टू कोर्स हर or any other person related to her to meet any unlawful demand of dowry or other valuable security. तो मारपीट कर रहे हैं, तानेबाजी कर रहे हैं, तो वो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग एग्रीड पर्सन और any person related to her by conduct mentioned in A और B, थ्रेटन कर रहे हैं, वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस है। इंजर कर रहे हैं वेदर फिजिकल और मेंटली, वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस है। एज एन एडवोकेट मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस किए थे स्टार्टिंग में। एक बार तो मैंने देखा था कि एक लेडी को जो है प्रेस भी लगा दी थी उसके हस्बैंड ने, उसके घर वालों ने। बताओ, ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं कई बार तो लेडीज़ पर, हॉट आयरन जो है प्रेस वो लगा दी। बताओ, सोचिए कितनी उस लेडी को कितनी तकलीफ हुई होगी, गर्म प्रेस लगा दे, उसमें जो स्किन निकल के आ जाए उस औरत की, सोचिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब ये इसमें जो लिखा हुआ है कि मेंटल हो या फिजिकल हो तो एंडेंजर कर रहा है। तो फिजिकल अब्यूज क्या है, मीन्स एनी एक्ट कंडक्ट विच नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन, हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, इम्पेयर दी हेल्थ। ठीक है, उसको खाना नहीं दिया, मारपीट करते, सारा काम कराते, खाना नहीं देते, डोमेस्टिक वायलेंस है। सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड एनी कंडक्ट सेक्सुअल नेचर एट अब्यूज ह्यूमिलेट, डिग्रेड्स, अदरवाइज वायलेट्स डिग्निटी ऑफ ए वुमन, दैट आल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। वर्बल और इमोशनल अब्यूज, ताने मार रहे हैं घर वाले, तेरे बाप ने क्या दिया, लकड़ी दी है, लोहा नहीं दिया, मतलब लक्कड़ तो दे दिया, बेड सोफे दे दिए, बट लोहा नहीं दिया, मतलब गाड़ी नहीं दी। तो इनडायरेक्ट जो आप ताने मार रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। ये तो मैं जो बता रहा हूँ, ये लक्कड़ और ये लोहा वाली बात, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, मतलब ये हो चुका है। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसकी मदर उसकी वाइफ को जो ताने मार रही थी। ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं, भाई तेरे बाप ने क्या दिया, इतना देना था, उतने देने की बात करी थी, कम दिया, है ना। तो कई बार होता है कि जो माँ बाप जो है लड़की के, वो भी कई बार बड़ा चढ़ा के ना बोलते हैं, हाँ जी हम इतना खर्चा कर देंगे शादी में, आप टेंशन मत लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उससे क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है दूसरे आदमी की। कई बार होता है ना, ज़बान पे बात होती है कि भाई लड़की के घर वाले ने बोला, ओबियसली चलो करता होगा, बट बाद में अगर ना हो, किस रीज़न से, मान लीजिए शादी हुई, उस टाइम पर कुछ खर्चे बढ़ गए, नहीं हो कर पाया, तो उसको ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं। That is also domestic violence. Insults, ridicule, humiliate, name calling, insults or ridicule, especially with regard to not having a child or male child. आज देखो बेटा नहीं हो रहा है, इसको बांझ बोलते हैं, उसको भी से कुछ नहीं होगा, ये है वो है, लड़की हो गई, लड़का नहीं पैदा कर सकती, भाई उसके हाथ में थोड़ी लड़का पैदा करना है कि नहीं। तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। रिपीटेड थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन, तेरे को मरवा देंगे, तेरे घर वालों को मरवा देंगे, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं मांगा, तो वहाँ से, है कि नहीं। तो 80s में 90s में काफ़ी मूवीज़ आई थी डोमेस्टिक वायलेंस पर, है ना। एक मूवी बताऊँ तो मेरे को याद है, देखी थी, ये आग कब बुझेगी। तो आप भी कभी टाइम मिले एग्जाम के बाद ज़रूर देखिएगा, कैसे कैसे अत्याचार करते सब, क्या है ये, दीज आर डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, फिर आगे देखिए फिजिकल अब्यूज है, इसमें एक सेक्सुअल अब्यूज है, फिजिकल PS, फिर है इकोनॉमिक अब्यूज, है ना। डेप्रिवेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज
विच एग्री पर्सन एंटाइटल्ड लॉ कस्टम्स वेयर बाय पेबल ऑर्डर ऑफ डिमांड। ठीक है ना। अब मान लो उसको पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए, पढ़ाई कर रही है, नहीं दे रहे उसको, नहीं देना। उसके जो गिफ्ट्स मिले हैं शादी में, सोना मिला है उसको, जो गहने मिले हैं वो छीन लिए। लिखा हो देखिए यहाँ पर, टू हाउस होल्ड नेसेसिटीज फॉर द एग्री पर्सन और चिल्ड्रन इफ एनी स्त्रीधन प्रॉपर्टी जॉइंटली सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्री पर्सन, पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू शेयर हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस। देखिए यहाँ शेयर हाउस होल्ड की जब बात की गई है तो शेयर हाउस होल्ड में कोई भी रह रहा हो वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है केस कर सकता है। फिर है इकोनॉमिक अब्यूज में ही डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज। भाई उसकी प्रॉपर्टी है बेच दी किसी और को, बर्तन तक बेच दिए, भाई अपने ले आ, अपने घर से मांग ला, है ना। क्या है ये सब डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटिन्यू टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, नहीं भाई ये वाला बाथरूम यूज नहीं करना तूने, बाहर जा कहीं भी जा, ठीक है। ये इस किचन में तू खाना नहीं बनाएगी, बाहर बना, कहीं भी बनाना है। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक अब्यूज में आ गया एंड दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सब नहीं करना है और ना ही करवाना है और ना ही किसी चीज़ को बढ़ावा देना है। बट आई वुड से कि हो सकता है कि 99% जो केसेस में लेडी साथ हुआ हो, बट आई वुड से कि 1% जो है हाउस होल्ड डोमेस्टिक वायलेंस जो है मैन के साथ भी होती है। तो थोड़ा इसको जेंडर न्यूट्रल जो है बनाना चाहिए इस एक्ट को। इस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रही है, और जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए या रेप केसेस हो गए, तो इसमें जो है इनको जेंडर न्यूट्रल जो है करना चाहिए। उस पर जो है रिसर्च अभी पेंडिंग है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2-3 साल में जो है ऐसा कुछ एक्ट आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाएं जिसमें कि जेंडर न्यूट्रल राइट्स हों। और जैसे दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस था, दास्ताने वर्सेस दास्ताने, याद है, डाइवोर्स केस है ये क्रूअल्टी पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से उस बंदे को रिलीफ मिली थी, सारे केसेस वो हार गया था। क्यों? कोई रेडी नहीं था कि भाई हाँ कोई वुमन भी जो है जेंट्स पर अत्याचार कर सकती है। तो दैट इज द लैंडमार्क एग्जाम्पल ऑफ कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस जो है मैन पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वुमन पर ही हो। बट एज पर द डीवी एक्ट ये सिर्फ वुमन पर ही है। आई वुड से दिस एक्ट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। फिर है एक्सप्लेनेशन 2, फॉर एग्जांपल ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट ओमिशन कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस, ओवरऑल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब क्या डोमेस्टिक वायलेंस बनेगा, सारे फैक्ट्स जो हैं देखेंगे। तानेबाजी करी है, उसको डोरी के लिए डिमांड की है, धक्का मारा है, थप्पड़ मारे हैं, पिटाई की डंडों से, खाना नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, गला घोटने की कोशिश की, कई बार करते हैं ना। मूवीज़ में बहुत दिखाते थे पहले, ये इस टाइप की जो मूवीज़ आती थी, प्रेस लगा दी, गरम चिमटा लगा दिया, है ना, आंखों में मिर्ची डाल दी, बहुत होता था ये। अभी भी गांव में जो है काफ़ी देखने को मिल जाता है। और गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत एक्सट्रीम हो तभी पुलिस के पास जाते हैं, अदरवाइज दे ट्राई टू डू दी सेटलमेंट बाय देयर पंचायत ओनली। पुलिस तक तो मामला पहुंचता नहीं है, कोर्ट तक तो मामला पहुंचता नहीं है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हर मामला पुलिस के पास जाए, कोर्ट के पास जाए, तो कितने केस हो जाए डीवी एक्ट में ही। गांव में कई बार क्या होता है, जो लोग पी के लड़ाइयाँ करते हैं, शराब पी के लड़ाई करनी घर में आके, ठीक है, उससे पैसे छीन लेने। अपन देखा हो जो मजदूर रहते हैं सिटी में, काफ़ी टाइम पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं अपनी वाइफ से। रात को गई पी के वाइफ को पीट दिया, है ना, पुलिस आई तो भाग गया, सो गया, पी के पड़ गया, हाँ जी तो पी रखी थी इसलिए लड़ाई हो रखी थी। बट दैट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। तो कभी भी कंप्लेंट करती है नहीं, अगले दिन दोनों ठीक अपने दोनों काम पे चले गए, किसके पास टाइम है पुलिस के पास जाने का। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये थी डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की। तो इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है कवर कर लिए हैं कि भाई किस किस बात को डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकते हैं। तो फिर एग्री पर्सन देख लिया हमने 2A में, एग्री पर्सन हु एनी वुमन, तो एनी वुमन लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल। तो एनी पर्सन आना चाहिए हु हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। हो सकता है ना कि भी किसी कोई लेडी जो है अब लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को ब्लैकमेल करके उसको टॉर्चर कर रही है, वायलेंस कर रही है, मारपीट कर रही है उसके साथ में, है ना। तो वो भी तो हो सकता है ना। तो वो किस में आएगा, वो सिर्फ असॉल्ट होगा, फिर दैट इज ओनली असॉल्ट। एग्रीड पर्सन तो लिख दिया, बट यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एनी पर्सन। फिर चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इंक्लूड एनी अडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड। यहीं से आप सोचो कि भाई चाइल्ड की डेफिनेशन जो लिखी है आपने, तो अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड लिखा हुआ है। अब उस फोस्टर चाइल्ड पे आप अत्याचार कर रहे हैं और वो चाइल्ड जो है मेल है, ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है ऑब्वियसली,
अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है, ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाकर केस नहीं कर सकता? उसको भी ये राइट मिलना चाहिए। बट फॉर द एग्जामिनेशन दिस राइट इज़ नॉट देयर। ठीक है? सो चाइल्ड कौन है? जो 18 साल से कम है, अडॉप्टेड है, स्टेप है, फॉस्टर है, ऐसा भी चाइल्ड है। कंपनसेशन ऑर्डर कौन सा होगा? 2C में लिखा गया है। 2C में कंपनसेशन ऑर्डर है कौन सा होगा? जो 22 में लिखा गया है। कस्टडी ऑर्डर कौन सा है? जो 21 में लिखा गया है। फिर है 2E डोमेस्टिक इंसिडेंट, इसको बोलते हैं DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, a report made in the prescribed form on the receipt of complaint of domestic violence from an agreed person। एग्रीड पर्सन ने जो है कंप्लेंट की है, उसके बेस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको क्या बोलते हैं? DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। फिर है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, which means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी रिसेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं 2 केसेस इस पर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर। अगर आपने समझ लिए केसेस तो आपको पूरा DV एक्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो वो केसेस कौन कौन से हैं देखिए। तो ये है कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण, 2022 का केस है ये। ठीक है? तो इसमें जो है अपील आई अगेंस्ट मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट विच क्वैश प्रोसीडिंग्स अंडर DV एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। अब क्या इसमें लिमिटेशन होती है? द हाई कोर्ट वाज इन एरर। तो इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट वाज इन एरर इन ऑब्जर्विंग दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ought to have been filed within a year period of 1 year of the alleged act of domestic violence, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, इफ देयर एनी ऑफेंस कमिटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 468 ऑफ द कोड विल अप्लाई टू द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। By the time an application preferred in section 12, there is no offence committed in the terms of provision of the act. As such, there would never be a starting point of limitation from the date of application. Such starting point limitation would arise only and only after the breach of an order passed under section 12 of the act। DV एक्ट में लिमिटेशन के ऊपर जो एक केस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण। फिर द स्कोप ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट इज टू कॉल फॉर अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द रेस्पोंडेंट इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूट सो दैट आफ्टर कंसिडरिंग राइवल सबमिशन अप्रोप्रिएट ऑर्डर कैन बी इशूड। देखिए प्रभात त्यागी में क्या बोला गया है इस केस में, एवरी वुमन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज अ राइट टू रिजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है? शी कैन नॉट बी इविक्टेड, एक्सक्लूडेड और thrown out from such a household even in the absence of there being any form of domestic violence। She can accordingly enforce the right under section 17 of DV Act। फिर इसी केस में बोला गया प्रभात त्यागी वर्सेस कमलेश देवी में। तो अगर हम इस केस का एग्जिस्ट समझें तो देखिए यहाँ पर कई चीज़ें बताई गई हैं। 2F में क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें लिखा द एक्सप्रेशन ज्वाइंट फैमिली कैन बी अंडरस्टूड एज अंडरस्टूड इन हिंदू लॉ। The expression family member living together as a joint family means the member living jointly as a family। In such an interpretation, even a girl child children who is cared for as foster children also have the right to live in a shared household and are conferred with rights under section 17(1) of DV Act। When such girl child or woman becomes an agreed person, the protection under section 17(2) comes into play। और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। और क्या बोला गया, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एग्रीड पर्सन टू हैव एक्चुअली लिव्ड resided with other those person against whom allegation have been leveled at the time of seeking relief। If a woman has the right to reside in a shared household, she can accordingly enforce her right under section 17। If a woman becomes a aggrieved person or victim of domestic violence, she can seek relief under the provision of DV Act, including her right to live and reside in a shared household under section 17 read with 19 DV Act। ठीक है? तो ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? कमाची है लिमिटेशन पर। तो DV एक्ट लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? ओनली आफ्टर देर इज अ ब्रीच ऑफ एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में अगर माना कोई ऑर्डर पास किया है और उसका ब्रीच हुआ है तो वहां से लिमिटेशन स्टार्ट हुआ है। कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन। तो क्या शेयर हाउस होल्ड में रहना ज़रूरी है, मैरिटल रिलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इन सब पे जो है डिस्कशन किया गया है। इस केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है प्रभात त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। जो मैंने डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है ये में जॉइंट फैमिली की जो
इंटरप्रिटेशन है वो आप समझ गए होंगे अब केस के थ्रू। फिर आता है डोवरी। डोवरी का मीनिंग क्या, जो कि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट में, सेम मीनिंग रहेगा 2H में। फिर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एज द केस में भी MM। एक्साइज जुडिक्शन अंडर द CRPC इन द एरिया वेयर द अग्रीड पर्सन रिजाइड्स टेम्परेली और अदरवाइज और परमानेंटली रिजाइड्स और डोमेस्टिक वायलेंस इज अलीज्ड टू हैव टेकन प्लेस। तो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस है जो जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर हुआ हो, वो कहीं और भी हो सकता है, ठीक है ना। बट वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। मेडिकल फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट देगी। मॉनेटरी रिलीफ कौन देगा, कॉम्पनसेशन विच मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर। नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको कैसे याद करना भी देखिए। तो ए से तो अग्रीव पर्सन हो गया, बी से अब देखिए चाइल्ड है ना, ये देखो CH को DIR डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो CCC और DDD याद रखना है आपने। अब CCC आ जाए, देखिए अब CCC है तो मतलब BCD है, ये BC और D है, उसके बाद फिर 3 D आएंगे, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। CCC तो CH पहले आएगा ऑब्वियसली, उसके बाद O आएगा, उसके बाद U आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही तो डोमेस्टिक है, अगर I पहले आया फिर उसके बाद R आया, उसके बाद V आया, DIRV, ऐसे DIR डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं EF और G। 2G 3G डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, 2G है। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस कैसा फैलता जा रहा है 5G के जैसे, लेकिन इस एक्ट बना था तब क्या था, तब 2G था। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा 2G DV एक्ट। फिर आती है डेफिनेशन 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर की, मींस स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज पर सेक्शन 8। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो 18 में निकाला जाएगा, रेजिडेंस ऑर्डर जो 19 में दिया जाएगा। रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है, मींस एनी एडल्ट मेल पर्सन, देखिए हु और हैज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन कहाँ पर है, देखिए मैं बताया ना कैसे, BCD तो किसके हैं, CCC, फिर उसके बाद किसके, फिर आया EF, ये कितने में है, F में, याद कीजिए इस तरीके से। विद एग्रीड पर्सन and against whom the agreed person has sought any relief. Whether aggrieved wife, female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner. यहाँ देखिए जो रिलेटिव हैं उनके खिलाफ भी जो है वाइफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है। हो सकता है ना कि भाई वो आदमी खुद ना कर रहा हो, अपने रिलेटिव से वायलेंस करवा रहा हो, वो बोलता हो हाँ माँ मैं तो जा रहा हूँ, आप इसको बाद में पीट देना मेरे जाने के बाद। कई मूवीज देखी है ना आपने कि भाई जो जैसे ही वो पति बाहर निकलता है ना घर से, उसको ताने मारना, उसको मार पीट करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही घर पे आता है, अरे बहू आ जाओ, अरे बहू ये खा ले, अरे बहू वो खा ले। तो ये बहुत ज़्यादा होता है ये। फिर आया सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एंटिटी अंडर सेक्शन 10। शेयर हाउस होल्ड, देखिए शेयर हाउस होल्ड डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है 2S में। 2T क्या है, शेल्टर होम, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। अब शेयर हाउस होल्ड क्या हो सकता है, मीन्स हाउसहोल्ड वेयर अ पर्सन एग्रीव्ड लिव्स एट एनी स्टेज हैज लिव्ड। मतलब दो चीज़ें हैं, या तो लिव है या फिर लिव्ड है। मतलब ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, जहाँ भी रहे थे या फिर रह रहे हैं। either singly or along with the respondent include such a household whether owned or tenanted, चाहे अपना हो चाहे वो रेंटेड हो, either jointly by the aggrieved person or respondent or owned tenanted, either of them in respect of which either aggrieved person or respondent or both jointly or singly have any right, title, interest, equity, and include such a household which may belong to a joint family of which the respondent is a member। तो जो प्रभात त्यागी वाला केस था तो इस कैटेगरी में तो फॉल करता है वो, है ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रेस्पोंडेंट और द एग्रीड पर्सन हैज राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द शेयर हाउस होल्ड, चाहे उसका कोई राइट है या नहीं है, वो रेस्पोंडेंट के मेंबर रह रहे हैं और वो रह रहा था एज जॉइंट फैमिली, तो उसका भी उतना ही राइट हो गया। तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमने जान लिया है, डेफिनेशंस कर ली हैं। अब आता है चैप्टर 3 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ पर अपॉइंट करते हैं। वो करते हैं 8 में। तो सबसे पहले ये लिखना चाहिए, पहले अपॉइंट तो करो, ड्यूटी तो बाद में बताना क्या होगी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर, इतना याद रखना अपने पास, सेक्शन 8 में है ये। और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट।
और ये क्या लिखा हुआ है, शेल एज फार एज पॉसिबल बी वुमन एंड शेल पोजेस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, टर्म्स एंड कंडीशन अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। अब इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन who has reason to believe that act of domestic violence has been or is likely to committed may give information about it to the concerned protection officer। तो कहीं भी किसी घर में दिख रहा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर नो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इंकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब गुड फेथ में अगर इंफॉर्मेशन दी है तो उसके लिए वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको आप किसी भी टाइप में सिविल क्रिमिनल में लेवल नहीं कर सकते। फिर 5 ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when incident of domestic violence is reported to him। इनको किसी को भी इंफॉर्मेशन मिली है, पहला क्या है रिसीव्ड, या फिर वो वहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी, या फिर इनको रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है। शैल इन्फॉर्म द अग्रीड पर्सन ऑफ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और लीगल सर्विसेज अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हैव राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A क्रूअल्टी अंडर IPC, ठीक है ना। Provided that nothing in this act shall be construed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law। तो पुलिस ऑफिसर को छोड़ा नहीं गया है, इसका एक्शन ऑफिसर दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं करेगा। अगर 498A में अपराध बनता है तो उसके लिए भी पुलिस ऑफिसर को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, क्या है शेल्टर होम की ड्यूटी, पर इसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। मेडिकल फैसिलिटी में कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अग्रीड पर्सन को। अब जो है सेक्शन 9 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, उसकी ये क्या ड्यूटी है, टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई DIR कितने में है, DIR पता है ना, CCC है, BCD और फिर DIR पहला था, तो 2E में है DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। कौन बनाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ वहाँ पर एक मार्क लगा दिया करो आप, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट इन सच ए फॉर्म और इन सच ए मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। और क्या करेगा, फॉरवर्ड कॉपी देयर ऑफ टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज। 2 काम हो गए इसके, पहला रिपोर्ट बनानी है, दूसरा उसकी कॉपी फॉरवर्ड करनी है जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, उसको जहाँ पर भी एक्ट हुआ है उस एरिया में, ठीक है। रिपोर्ट किसको देनी है, मैजिस्ट्रेट को। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। कौन बनाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो PO बनाएगा DIR कितने में है, 2E में, और इसको किसको देगा, वो मैजिस्ट्रेट को। कॉपी किसको देगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, ठीक है। फिर टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय मैजिस्ट्रेट। फॉर्म कोई भरना है तो वो भी भरना पड़ेगा। टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड मिली या नहीं मिली। अब मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच ए कंप्लेंट इज टू बी मेड। फॉर्म देना है उसको भी कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। ये लोग उसका भी चार्ज कर लेते थे, बताओ। अब ये ना होना कि सब इसका भी चार्ज ले ले, तो ये पहले लिख देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। टू मेंटेन लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइडिंग लीगल एड काउंसलिंग शेल्टर होम। तो इसके पास लिस्ट होगी भाई, हाँ यहाँ पर ये अवेलेबल है आपकी सिटी में, यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं। फिर है टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इज एग्री पर्सन सो रिक्वायर फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट, ठीक है। फिर है टू गेट द एग्री पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड इफ शी हैज सस्टेन्ड bodily इंजरीज and forward a copy of medical report to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where domestic violence is alleged to have been taken place. We have to ensure that an order of monetary relief under section 20 is compiled with and executed in accordance with the provisions of CRPC.
टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये हो गई ड्यूटीज प्रोटेक्शन ऑफिसर की। और इसके सब सेक्शन 2 में लिख दिया क्या कि वो किसके कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड शैल परफॉर्म ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय द मैजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट, दोनों। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और कंपनी और एनी अदर लॉ टाइम इन फोर्स run with the objective of protecting the rights and interests of women by lawful means, including providing legal aid, medical, financing, other assistance, shall register itself with the state government as service provider। तो कौन होंगे? एनजीओ या फिर कोई कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अब सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या पावर हैं? Record DIR in prescribed form if the agree person so desire and forward a copy to the magistrate। उसको मेडिकल एग्जामिन करवाना है, मेडिकल रिपोर्ट देनी है एंड पुलिस स्टेशन में जो है किसको देनी मेडिकल रिपोर्ट? टू दी पीओ एंड पुलिस स्टेशन, दोनों को। शेल्टर होम प्रोवाइड करना है, नॉर्मल सी बातें हैं। अब गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ आ गई, शेल टेक ऑल मेजर्स, ठीक है। चैप्टर 5 किसके लिए है? प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 12 में, डीवी एक्ट में। सेक्शन 12 में जो है एप्लीकेशन लगेगी फॉर सीकिंग रिलीफ अंडर दिस डीवी एक्ट। अभी बताया ना मैंने केस में, प्रभा देवी वाले केस में, सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन लगाएंगे तो इस ऑर्डर का जब उल्लंघन होगा तो वहाँ से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। An aggrieved person or protection officer of any other person or on behalf of aggrieved person में, तो कौन कर सकता है? aggrieved person 1, protection officer 2, any other person on behalf of aggrieved person 3। अब aggrieved person को इतनी इंजरी दे दी कि हॉस्पिटल में एडमिट है, वो खुद हाथ भी नहीं उठा पा रही, ठीक है, तो कोई भी उसके बिहाफ पर may present an application to the magistrate seeking one or more relief। Before passing an order, magistrate shall take into consideration any domestic incidents report received by him from PO or service provider। अब तो क्वेश्चन आता है कि DIR कौन प्रोवाइड कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर और PO प्रोटेक्शन ऑफिसर। सर्विस प्रोवाइडर कितने में है? 10 में एंड PO कितने में है? 8 में। फिर द रिलीफ sought under subsection 1 may include relief for issuance of an order for payment of compensation or damage without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation of damage for injuries। मतलब डीवी एक्ट में तो अलग मिलेगा और कहीं से और किसी एक्ट में मान लो टॉर्ट्स में है, इंजरी में उसमें लेना है, ठीक है, तो वहाँ से भी वो ले सकते हैं। Where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable। फिर magistrate shall endeavor to dispose of every application under, फिर every application under subsection 1 shall be in such a form contain particulars as may prescribed, ठीक है। फिर मैजिस्ट्रेट फिक्स फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एंड शैल नॉट ऑर्डिनरी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब 3 दिन के अंदर आपने फर्स्ट हियरिंग करनी है। ये देखिए क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से। फिर मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन विद इन पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। जिस दिन फर्स्ट हियरिंग हुई है, फर्स्ट हियरिंग से आपको 60 दिन के अंदर जो है पूरी हियरिंग कंप्लीट करनी है। अब सर्विस कैसे करेंगे नोटिस की? भाई डीवी एक्ट में जो है आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। मैजिस्ट्रेट किसको देगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। हु शैल गेट इट सर्व्ड बाय सच मीन्स एज बीन प्रेस्क्राइब्ड ऑन द रेस्पोंडेंट्स और एनी अदर पर्सन। जिसको भी देना है वो पीओ दे के आएगा। मैजिस्ट्रेट किसको देगा? पीओ को। पीओ देगा रेस्पोंडेंट्स को। ओके। डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस और नोटिस मेड बाय द पीओ, भाई मैंने सर्व कर दिया है तो वो एज अ प्रूफ मान जाएगा कि हाँ सर्विस हो गई है। फिर काउंसलिंग होगी, कौन करेगा काउंसलिंग? एनी मेंबर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर हु पोजेस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। और फिर वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज इशूड एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months। 2 महीने के अंदर आपको जो है हियरिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंसलिंग होगी वो जो है 2 months के अंदर जो है खत्म होनी चाहिए, ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो।
असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट ले सकते हैं। प्रोसीडिंग कैसी होंगी? हेल्ड इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब क्या होता है? वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी? नो। इन कैमरा दी क्या है? एक लैटिन टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इन प्राइवेट। प्राइवेट में होंगी, किसी और को अलाउड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, सेक्शन पूछ सकते हैं। अब राइट टू रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड, देखिए सेक्शन 17 प्रभात देवी हमने डिस्कस किया ना अभी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एवरी वुमन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट, टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। अब वो घर मान लो कि है हस्बैंड के फादर का, ठीक है, इसमें वाइफ का तो कोई राइट नहीं है, बट वो शादी करके उसको वहाँ पर लाया था तो उसका राइट बन गया वहाँ पर रहने का। उस प्रॉपर्टी में नहीं है बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो शेयर्ड हाउस होल्ड हो जाएगा। द एग्रीड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रेस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अगर निकलवाना है तो आप इविक्शन ऑर्डर लीजिए कोर्ट से। फिर है प्रोटेक्शन ऑर्डर। मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग एग्री पर्सन द रिस्पोंडेंट अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड ऑन प्राइम फेसी सेटिस्फाइड डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस, पास है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर कितने में आएगा? 18 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19 इन फेवर ऑफ एग्री पर्सन एंड प्रोहिबिट द रेस्पोंडेंट फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एडिंग अबेटिंग कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फिर एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्री पर्सन भी उसके कि भाई वो जहाँ काम कर रही है वहाँ पर नहीं जाना, कि खुद नहीं करनी डीवी और किसी और से भी नहीं करवानी है और उससे कॉन्टैक्ट भी करने का ट्राई नहीं करना, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है कोई भी प्रॉपर्टी हो रिलेटिंग एनी एसेट ऑपरेटिंग बैंक लॉकर बैंक अकाउंट और हेल्ड एंजॉयड बाय बोथ द पार्टीज, उसका स्त्रीधन है उसको जो है ट्रांसफर नहीं करना है कहीं पर भी विदाउट द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट। जैसे ही यहाँ पर डीवी एक्ट में सेक्शन 12 में एप्लीकेशन फाइल हो गई, कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसमें कोई इंटरेस्ट है, राइट है उस लेडी का, एग्रीड पर्सन का, तो आप उसको बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वॉयलेंस कॉज नहीं करनी है किसके साथ? एनी पर्सन हु गिव एग्रीड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब मान लो कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको खाना देने आ रहा है, कुछ और हेल्प करने आ रहा है, उससे उसको आप कह रहे हो भाई क्यों क्यों दे रहा है, उससे लड़ाई कर ली, वो भी नहीं करना है। कमिटिंग एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन दी प्रोटेक्शन ऑर्डर, ऑलराइट। अब सेक्शन 19 क्या है? रेजिडेंस ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? वाइल डिस्पोजिंग इन एप्लीकेशन सेक्शन 12(1) इन्वेस्टेड में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट डीवी हैज टेकन प्लेस पास अ रेजिडेंस ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? स्टेन करेंगे रिस्पोंडेंट को फ्रॉम डिस्पोजिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजेशन ऑफ द एग्रीड पर्सन फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। उसको घर से नहीं निकालेगा, उसको ऑर्डर कर सकता है कि भाई तू खुद को निकाल सकता है, उसको नहीं निकाल सकता। टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। फिर restraining the respondent or any his relative from entering any portion of the household। जहाँ पर एग्री पर्सन रह रहा है घर में तो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं हस्बैंड के, रेस्पोंडेंट के, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी कोई है उसको नहीं बेचेंगे, उसके राइट्स को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो सब नहीं तो डायरेक्टली रेस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ alternate accommodation for the agreed person as enjoyed by her in a share household or to pay rent for the same। अगर उसमें नहीं रखना है तो आप सेम टाइप की, मतलब उसी सेम स्टेटस की प्रॉपर्टी आप उसको लेके दोगे और उस चाहे आपको रेंट पे करना पड़े, रेंट पे लेनी पड़े। और भी कोई एडिशनल कंडीशन लगा सकते हैं, बॉन्ड भरवा सकते हैं रेस्पोंडेंट से। देखिए रेंट पे करने के लिए बोल सकते हैं, उसको फाइनेंशियल नीड है उसको हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं। पोजेशन अगर मान लो उसने दे दिया किसी और को, मान लो कि उसने रेंट पे दे दिया घर, मेड बाय द रेस्पोंडेंट टू रिटर्न द पोजेशन ऑफ द एग्री पर्सन ऑफ स्त्रीधन और एनी अदर प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच शी इज एंटाइटल्ड टू। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको देनी पड़ेगी। गाड़ी है, अब कई बार क्या होता है ना कि जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, ठीक है, तो गाड़ी मिलती है शादी में, उसे क्या करते हैं ना, उसको आग लगा देंगे, बेच देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, तो वो नहीं करना है। तो मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है कौन? मैजिस्ट्रेट देगा। रेस्पोंडेंट को बोलेगा कि भाई हाँ भाई इसको खर्चा पानी दो, मेडिकल एक्सपेंस दो, तूने मार पिटाई की है, नुकसान किया है, लॉस ऑफ अर्निंग हुई है उसको। और भी क्या हुआ? इन एडिशन टू एनी अदर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 125 CRPC, उसके अलग है ये डीवी एक्ट में। फिर कस्टडी ऑर्डर आ गए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी, कस्टडी ऑर्डर कितने में? 21 में। भाई जो चिल्ड्रन है
ग्रांट टेम्पररी कस्टडी ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन टू द एग्रीड पर्सन और पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ। फिर कॉम्पनसेशन ऑर्डर आ गया, कॉम्पनसेशन देना है भाई, मैं कौन देगा ऑर्डर? ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट देगा। In addition to other relief as may be granted in this act, the magistrate may, on application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation damage for the injuries, including mental torture and emotional distress caused by the act of domestic violence committed by that respondent. फिर 23 पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड ex parte ऑर्डर। ex parte ऑर्डर भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है, पावर दी गई है सेक्शन 23 में। 24 में क्या है? कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? टू पार्टीज, रेस्पोंडेंट को भी और एग्रीड पर्सन को भी। ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल इन्फोर्स टिल द एग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। जब तक वो डिस्चार्ज के लिए नहीं बोल खुद से, तब तक वो जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 का वो चलता रहेगा। और जो सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 में जो रिलीफ सोट किया है लीगल प्रोसीडिंग में बिफोर एनी कोर्ट मे ऑल्सो बी सोट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बिफोर सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो डीवी एक्ट जो है ये ऑल्टरनेट नहीं है, इन एडिशन टू सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी है। जुडिशन किसके पास है? JMIC एंड JMFC एंड MM। लोकल लिमिट्स ऑब्वियसली, चाहे टेम्परेरी रिजाइड कर रहे हैं, चाहे परमानेंट कर रहे हों। द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड और द फैक्शन हैज अराइज। तीनों जगह हो गए। प्रोसीजर कौन सा अप्लाई होगा? CRPC वाला, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर। अपील करनी तो अपील किसके पास जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन के पास विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से। अपील कितने में? 29 में। किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास 30 days। 3 बन गए यहाँ पे, 1, 2, 3। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हैं टू पब्लिक सर्वेंट, क्या माने जाएंगे? वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे एज पर सेक्शन 21 IPC। अब पेनल्टी लगेगी ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रेस्पोंडेंट। प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला सेक्शन 18 में, ठीक है, उसका ब्रीच कर दिया। अब क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में डिस्क्राइब फॉर फाइनल डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और विद बोथ। तो 1 साल की पनिशमेंट है और 20,000 रुपये का फाइन है। अब है द ऑफेंस शैल एज फार एज प्रैक्टिकल बी ट्राइड बाय द मैजिस्ट्रेट हु हैड पास द ऑर्डर द ब्रीच ऑफ विच एलीज्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड। वही देखेगा। वाइल फ्रेमिंग चार्जेस द मैजिस्ट्रेट मे ऑल्सो फ्रेम अंडर सेक्शन 498A और एनी अदर प्रोविजन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन। ठीक है, तो दोनों में जो है चार्ज फ्रेम कर सकते हैं इकट्ठे। नेक्स्ट है फिर 32 कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। तो कैसा ऑफेंस होगा ये? 31 वाला, जो अगर ब्रीच किया है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तो कैसा है वो? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर कितने में था? सेक्शन 8 में। ड्यूटीज कितने बताई थी? 9 में। उसने भी ड्यूटी नहीं की तो क्या होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगी एक्सटेंड टू 1 year और 20,000। तो कहीं पर भी पनिशमेंट की बात आ जाए, चाहे वो रेस्पोंडेंट पे हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर पे, सेम पनिशमेंट है, 1 साल और 20,000 रुपये। ध्यान रखना। Cognizance of offence committed by protection officer, no prosecution shall lie against PO unless a complaint is filed the previous sanction of state government। स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर पर आप जो है केस चला सकते हो। फिर protection of action taken in good faith, no suit prosecution of legal proceeding shall lie against the PO for any damage caused or likely to caused by anything which is in good faith done। अब मान लो कि घर में पिटाई कर रहा है भाई हस्बैंड वाइफ की, और उसने दरवाज़ा तोड़ दिया, वो दया बन गया, दया तोड़ दो दरवाज़ा। अब वो कहते हैं मैंने नुकसान कर दिया, मैं केस, मेरा दरवाज़ा क्यों तोड़ा? तो उन्होंने गुड फेथ में तोड़ा ना, उसके जान बचाने के लिए एग्रीड पर्सन की। तो ये 36 में लिख भी दिया ना, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ बट इन एडिशन टू है, डेरोगेशन नहीं है। रूल की पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 37 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीवी एक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि इसका MCQ बनाना। MCQ देखिए, MCQ जो है ना, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास। आज 7th हो चुकी है ऑलरेडी और 4 दिन आपके पास है।
ठीक है, तो आप जो है जो मैं जहाँ मैंने बताया है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगवाए हैं आपसे डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट, उन पर ध्यान दीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, वही आपका MCQ है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स 420। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.